सखी सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों और सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और स्वप्निल का नमस्कार। स्वप्निल, कैसा लग रहा है आज हमारे श्रोताओं के साथ बातचीत करके? अरे जैसे हमेशा लगता है, बहुत बढ़िया। हम तो इंतजार ही करते रहते हैं कि कब मौका मिले बातचीत का, जुड़ने का। और आज एक बहुत खास मौका है। आज होने वाली है बीटिंग द रिट्रीट। जी हाँ, सेरेमनी ये होती है और ये खास भी है। आज के तारीख इसी वजह से इतनी खास है। और देखो ना, सर्दियों का दिन है, तो इस मौसम में जिस तरह से हम अपने त्वचा की देखभाल करते हैं, इसी तरह से पेड़ पौधों की देखभाल की भी बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि पौधे जो हैं, जैसे हम थोड़ी सी अपनी त्वचा की देखभाल इसलिए करते हैं कि जहाँ सेंसिटिव है या थोड़ा सा संवेदनशील है, तो उसको अलग तरीके की देखभाल और अलग तरीके की मतलब उसकी जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह कुछ खास पौधे भी होते हैं। हालांकि वैसे सर्दियों में ज्यादा मौसम इस तरह का होता है, तो पौधों को विशेष रूप से उनके पीछे देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारी देखभाल मांगते हैं हर जगह। और जो बागवानी का शौक रखते हैं वो इस बात से बिल्कुल सहमति रखते होंगे कि एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल और रख रखाव करना पड़ता है पौधों का। बिल्कुल, क्योंकि कुछ पौधे इतने नाजुक होते हैं कि जरा सी आपने नजर फेरी नहीं कि बस वो मुरझा जाते हैं। बिल्कुल, तो ये भी देखना होता है ना सर्दियों में खास तौर पर कि भूख कितनी है और खाना हम कितना दे रहे हैं। उस हिसाब पर भी उस बिंदु पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही बात होती है और इसी में हम थोड़ा सा गोलमाल कर जाते हैं। हाँ, और त्वचा की जैसे हमने शुरू में बात की, तो भाई आज सोमवार का दिन है, सौंदर्य चर्चा भी होगी। हाँ, तो इसमें कुछ कॉस्मेटिक्स जो हम अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरह से सही उनका चुनाव करें, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। और आज सोमवार है, तो कथा सुधा में हम सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी अनाथ का भाग 3। क्योंकि जो 1 और 2 भाग सुन चुके हैं उन्हें तो बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, अगले अंक का इंतजार बेसब्री से होता है। लगातार जो कड़ियां सुन रहे होते हैं, तो बिल्कुल वो इंतजार करते रहें, जरूर आपका इंतजार पूरा होगा। लेकिन फिलहाल इंतजार पूरा होगा एक गीत के लिए। पहलू में आया कोई, आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बतला ना छुपा, आज से मैं तुझे दिल को
स्वप्निल, बीटिंग द रिट्रीट, हाँ, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, अपनी बातचीत की शुरुआत इसी विषय से कर रहे हैं। हाँ। और ये जो है हमारे देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुए आयोजनों की एक तरीके से कहा जाता है आधिकारिक रूप से होने वाले समापन की घोषणा कही जाती है। और इसी के बारे में हमारी एक सुनने वाले हैं, वो लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड सेलिब्रेटिंग के बाद सेना अपनी छावनी में लौटती है और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का प्रोग्राम हमारा पूरा परिवार देखता है। ये बहुत ही सुंदर नजारा होता है, बिल्कुल सुंदर होता होगा। जी हाँ, देश के लिए जो भी प्रस्तुतियां दी जाती हैं वो बड़ी अद्भुत होती हैं और उस समय हमारे देश में भी जो एक देश प्रेम का भाव उमड़ता है और कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का एकदम जोश आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इस कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड पारंपरिक धुनों के साथ मार्च करते हैं और इसी के साथ ये सेना की बैरक वापसी का एक प्रतीक है। और इस दिन पर यानी कि 26 से लेकर 29 जनवरी को सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को रोशनी से सजाया जाता है। बिल्कुल, जैसे हमारे धार्मिक आध्यात्मिक पर्व होते हैं, जो हमारे देश से जुड़े हुए पर्व हैं, उन पर भी ऐसी ही सजावट होती है। और सदियों पुरानी सैन्य परंपराओं में से एक है ये उत्सव भी, जिसके तहत जब सेनाएं सूर्यास्त के बाद युद्ध मैदान से वापस लौटती थीं, तब एक वापसी का बिगुल बजाया जाता था, जिसका मतलब हुआ करता था कि अब ये लड़ाई रोक दी जाएगी। जी हाँ, ये बिगुल बजने के बाद जो सेनाएं होती थी, सभी दोनों तरफ की, मतलब सभी तरफ की, सभी हथियार रख देते थे और युद्ध स्थल से चले जाते थे। इसे ही बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता था। और हर साल इसी आधार पर 26 जनवरी के 4 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान आखिरी दिन का जो अवसर होता है, उस दिन विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। हाँ, और इस दिन कई अलग अलग तरीके के बैंड अपनी प्रस्तुति देते हैं। बाद में रिट्रीट का बिगुल वादन होता है और इसके बाद सभी बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाकर अपने अपने बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं। और ये जब बिगुल बजता है ना, इसमें ये बताया जाता है स्वप्निल कि अब कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और इस बार की जो खास बात है कार्यक्रम की, वो ये है कि जो धुनें बजाई जाएंगी वो सभी स्वदेशी धुनें होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो समारोह है वो एक तरीके से क्या जाए, मतलब संस्कृति और संगीत की विरासत को प्रदर्शित करता है। तो ये समारोह जो गणतंत्र दिवस के बाद हमारा आज हो रहा है और हमेशा होता है, वो भारत की संगीत और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित कर रहा है और सशस्त्र बलों को दी जाने वाली एक प्रकार की श्रद्धांजलि है। इस समारोह में आमतौर पर मार्शल संगीत, देशभक्ति गीत और कई सारी पारंपरिक भारतीय धुनों को शामिल किया जाता है। तो भाई, जब ऐसे उत्सव होते हैं, वहाँ गीत संगीत का माहौल होता है, तो हमारे कार्यक्रम में सिर्फ हम दोनों ही बोलते रहें, गीत संगीत ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो अब एक गीत शामिल करते हैं। सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ हो, तेरे सदके
ये समा ये जहां फिर कहाँ, और सखी सहेली आप सुन रहे हैं और हम आपके साथ हैं चंचल और स्वप्निल। और बात हम लोग बीटिंग द रिट्रीट की कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में सोमवार शाम को जब रायसीना हिल्स पर सूरज डूबने लगेगा तब ऐतिहासिक विजय चौक पर भारतीय धुन गूंजने लगेगी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के संगीत बैंड के बजाए जाने वाली धुनें जो है वो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बनेंगी। और आज ऐतिहासिक विजय चौक पर जो समारोह ये हो रहा है वो 31 भारतीय धुनों का गवाह बनेगा, जो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा। और इन्होंने ये भी लिखा है कि इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने सामूहिक बैंड द्वारा प्रदर्शन किया था, और यह अनूठा समारोह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। बहुत अच्छी जानकारी दी है, इन्हें हम धन्यवाद कहते हैं कि इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा करी है। बिल्कुल। और इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले विषय पर, जिसकी हमें चर्चा करनी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, पौधों को खासी देखभाल की जरूरत होती है। और स्वप्न, ज्यादातर हमें क्या लगता है कि सर्दियों में पौधों को बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत या कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और उत्तर भारत की बात करें या पहाड़ी प्रदेशों की बात करें तो वहाँ तापमान एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और जब तापमान बहुत गिरता है, बहुत ठंड बढ़ जाती है, तो जो बहुत नाजुक पौधे होते हैं वो दम तोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि थोड़ा ज़्यादा, ये अलग बात है कि सर्दियों का मौसम होता है तो लोगों को दिमाग में ये रहता है ना कि थोड़ा सा कम देखभाल, लेकिन सर्दियों में कुछ ज्यादा ही देखभाल की जरूरत पड़ने लगती है। तो जबकि हम उन्हें रोजाना खाद पानी दे रहे होते हैं, पर पौधे हैं कि वापस अपनी उनकी जो मतलब कहना चाहिए प्राकृतिक चमक है वो दिखती नहीं है। पर यहीं पर हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि जो है सर्दियों में पौधों को ज्यादा देखभाल ना कर पाने की वजह से कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना होता है, पर हम उन्हें ही अनदेखा कर रहे होते हैं। तो नतीजा तो यही निकलेगा ना कि पौधों में थोड़ा सा उनकी चमक पर, उनकी बढ़त पर असर दिखने लगता है। बिल्कुल सही कह रही हो। और इस क्रम में सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देने की होती है वो यही है कि सर्दियों में पौधे हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी गर्मियों में हुआ करती है। और ऐसे में अगर हम रोज़ पानी देते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से भी पानी से गल और सड़ जाते हैं। तो पानी जितनी ज़रूरत है उतना दें। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप मिट्टी को छू के देख लीजिए, अगर उसमें नमी है तो पानी की ज़रूरत उसे ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ऊपर से कई बार हमें परत सूखी नज़र आती है, लेकिन अंदर मिट्टी में नमी होती है और वही नमी उस पौधे के लिए काफ़ी होती है। जी बिल्कुल। और ऐसे ही पानी की तरह सर्दियों में पौधों को खाद की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो अगर पौधे अच्छे भले नजर आ रहे हैं तो खाद डालना जो है वो मतलब अवॉइड करना चाहिए। और अगर जरूरत ना हो तो खाद को पौधों में डालने से पहले थोड़ा सा मतलब पानी में घोल करके मिलाना चाहिए, जैसे वो कहते हैं डाइल्यूट करना कहलाता है ना। तो उस तरह से पौधों को खाद दी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और यही जो बात हम कर रहे हैं ना चंचल जी की मतलब अधिक पानी, अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि खाना जबरदस्ती खिलाने वाली बात थी। मतलब पेट भरा है और फिर नतीजा तो वही होना ना कि पेट खराब ही हो जाना है। इसीलिए समय समय पर जो उनके एक्स्ट्रा जो पत्तियां निकल आती हैं, जो उनकी छटाई हमें करनी होती है, तो वो ट्रिमिंग भी कर दीजिए। कहीं से टहनी अगर ज़्यादा निकल गई है, पत्तियां निकल रही हैं, तो उनकी छटाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, पौधे जल्दी से अच्छे से विकसित भी हो पाते हैं। हाँ बिल्कुल। और इस समय, यही समय जो है वो छटाई का माना जाता है। और इस समय यदि हम ट्रिमिंग या छटाई कर देते हैं तो आने वाले पतझड़ के मौसम के बाद जो नए कोपले निकलते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ और उनमें ज़्यादा ताकत होती है। मतलब कहना चाहिए नई नई कोपले निकलती है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से फूल और फल फिर पौधों पर आते हैं। और देखो ना, कार्यक्रम को अगर स्वस्थ रखना है तो बातचीत के बीच में मनोरंजन भी चाहिए हमारे सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल। तो इसी बात पे हाँ गीत चलाना है। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं, मैं
बगिया में खिले खिले फूलों को देखकर वाकई में मन झूमने, गाने को, नाचने को करता है, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, उनकी देखभाल अच्छी तरह से होगी। और जो हाइबरनेशन की बात कर रहे थे कि हाइबरनेशन मोड पर वो चले जाते हैं, यही बात हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर हमें भेजी है। बिल्कुल। और हमारे एक और श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत सर्दी में तुलसी के पौधे का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है। हमारे घर में उन्हें कुछ कपड़ों से ढक दिया जाता है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर तुलसी के पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और सारे पौधे सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। सुबह थोड़ा उनमें पानी देकर धूप में रहने दें, और अगर गमले में हैं तो उन्हें घर के भीतर रख लें या सूती कपड़े से ढक दें। तो जी हाँ, बिल्कुल बात सही आपने कही है। और वैसे सारे ही पौधों पर जब कोहरा या धुंध ज्यादा पड़ रही होती है तो सारे ही पौधों पर असर पड़ता है, लेकिन तुलसी के पौधों के लिए ये प्रक्रिया ज्यादातर घरों में अपनाई जाती है। और बाकी के पौधों के लिए अगर कहा जाए तो उन पर भी आप एक पॉलिथीन की शीट जैसा डाल करके उनको थोड़ा बचा सकते हैं धुंध या कोहरे के टाइम पर। और जब बहुत कई दिनों तक धूप के दर्शन भी नहीं होते हैं, सूर्यदेव वहां आते ही नहीं, अगर दर्शन देने आते भी हैं तो 12-1 बजे के बाद में, और 4-5 बजे नहीं कि धूप ढलना शुरू हो जाती है, मतलब चली जाती है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो आते हैं। तो जितनी खुराक पौधों को चाहिए होती है वो उनको नहीं मिलती है। तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए आपके अगर गमले में पौधे हैं तो उन्हें उठाकर वहां धूप में रख दीजिए, ताकि वो भी धूप के दर्शन कर लें, उनको भी गर्माहट थोड़ी सी मिल सके। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों में पौधों को जितनी जरूरत होती है देखभाल की, खुद को भी सर्दी से बचाना जरूरी है। और मैं इस बात पर अमल करते हुए सिर्फ इस बात को पूरा सुनूंगा और डॉक्टर से अपना चेकअप भी समय पर करवाकर अभी घर पहुंचा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन पता है, इन सब बातों के साथ साथ ना थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होता है कि सर्दियों में जो पुनर्रोपण की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है। तो पौधों की जड़ें मजबूत होने में वक्त लग जाता है काफी, और ज्यादातर ये भी होता है कि वो लग नहीं पाते। इसलिए सर्दियों में पौधों के पुनर्रोपण से हमें बचना चाहिए और कोशिश करें कि वसंत तक इंतजार करें। तो अब एक गीत सुन लेते हैं। हाँ, कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर। जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबां कैसे के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते
जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। स्वप्निल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। आपके साथ हूं मैं, आपकी सखी चंचल और हम स्वप्निल। और देखिए ना, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं जिन्होंने 2 भाग कहानी के सुन चुके हैं, कहानी है अनाथ, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी है और इसके 2 भाग सुन चुके हैं हमारे श्रोता। तो आज तीसरा और अंतिम भाग। तो क्लाइमेक्स जब होता है ना, उसका खास तौर पर इंतजार होता है। बिल्कुल, तो सुनते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अनाथ का तीसरा और अंतिम भाग। वाचक स्वर अमरकांत दुबे। दूसरे ही दिन जय गोपाल बाबू भी कलकत्ता धमके। मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल घर लौटने का हुक्म दे दिया। शशि ने कहा, मुझे यदि तुम काट भी डालो तब भी मैं अभी घर नहीं लौटने की। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके बाप नहीं, मां नहीं, मेरे सिवाय उसका है ही कौन। मैं उसे बचाऊंगी, अवश्य बचाऊंगी। जय गोपाल बाबू भावावेश में आकर बोले, तो तुम यहीं रहो, मेरे घर अब कदापि मत आना, समझ गई? शशि ने उसी क्षण तपाक से कहा, तुम्हारा घर? कहां से आया तुम्हारा घर? घर तो मेरे भाई का है। जय गोपाल बाबू बोले, अच्छा, देखा जाएगा। कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में चुहलबाजियां चलती रहीं, अनेक वाद विवाद होते रहे। तभी पड़ोसिन तारा ने कहा, अरे खसम के साथ लड़ना ही हो तो घर पर रहकर लड़ो ना, जितना लड़ना हो। अरे घर छोड़कर बाहर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है? कुछ भी हो आखिर है तो अपना घर वाला ना। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके, आभूषण आदि जो कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने नाबालिग भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया।
और तब उसे पता लगा कि दुआर गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेती की जमीन थी और उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1.5 सहस्त्र थी, वो भी जमींदार के साथ मिलकर जय गोपाल बाबू ने अपने नाम करा ली है। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की है, भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा। रोग से छुटकारा मिलने पर नीलमणि ने करुण स्वर में कहा, दीदी घर चलो ना, वहां अपने साथियों से खेलने के लिए जी मचल रहा है। इसी से प्रेरित होकर वो बार बार कहने लगा, दीदी अपने उसी घर में चलो ना। सुनकर शशि रोने लगी, बोली, हम लोगों का अब घर कहाँ है? लेकिन केवल रोने से ही फल क्या? अब दीदी के सिवा इस दुनिया में उसके भाई का है ही कौन? ये सोचकर शशि ने आंसू पोंछ डाले और साहस बटोर कर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के घर जाकर उसकी पत्नी की शरण ली। मजिस्ट्रेट साहब जय गोपाल बाबू को भली भांति जानते थे। भले घर की बहू बेटी घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पति से झगड़ना चाहती है, इस पर वे शशि पर गुस्सा हुए। उसे बातों से फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जय गोपाल बाबू को पत्र लिखा। जय गोपाल बाबू साले सहित शशि को जबरदस्ती नाव पर बैठाकर गांव ले गया। इस दंपत्ति का द्वितीय विच्छेद के बाद फिर वो द्वितीय मिलन था। जन्म जन्म का साथ सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ, आनंद पूर्वक घूमने फिरने लगा। उसकी निश्चिंत खुशी को देखकर भीतर ही भीतर शशि की छाती फटने लगी। शरद ऋतु आई। मजिस्ट्रेट साहब गांवों में छानबीन करने दौरे पर निकले और शिकार करने के लिए जंगल से सटे हुए एक गांव में तंबू तन गए। गांव के मार्ग में साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई। उसके सभी साथी साहब को देखकर दूर हट गए। निरीक्षण करता रहा। न जाने साहब को उससे कुछ दिलचस्पी हुई। उसने पास बुलाकर पूछा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? बालक ने चुपचाप खड़े होकर सिर हिला दिया। हाँ। साहब ने पूछा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक का मतलब न समझ सका, अतः साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर पहुंचकर नीलमणि ने साहब के साथ अपने इस परिचय की बात खूब उत्साह के साथ दीदी को बताई। दोपहर को अचकन पाजामा पगड़ी आदि बांधकर जय गोपाल बाबू साहब का अभिवादन करने के लिए पहुंचे। साहब उस समय तंबू के बाहर खुली छाया में कैंप मेज लगाए बैठे थे। सिपाही वगैरह की चारों ओर धूम मची हुई थी। उन्होंने जय गोपाल बाबू को चौकी पर बैठाकर गांव के हालचाल पूछे। जय गोपाल बाबू सर्वसाधारण गांव वालों के सामने जो इस प्रकार बड़प्पन का स्थान घेरे बैठा है, इसके लिए वो मन ही मन फूला नहीं समा रहा है। उसके मन में बार बार ये विचार उठ रहे थे कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए अवगुंठन ताने एक स्त्री सीधी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब आपके हाथ में इस अनाथ भाई को सौंप रही हूं, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति वाले बालक को देखकर उसके साथ वाली स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी क्षण उठ के खड़े हो गए। बोले, आप तंबू में आइए, मुझे जो कुछ कहना है वो मैं यही कहूंगी। जय गोपाल बाबू का चेहरा फीका पड़ गया और मारे घबराहट के ऐसा हो गया मानो अंगारे पर अचानक उसका पांव पड़ गया हो। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खिसक खिसक कर पास आने की चेष्टा करने लगे। तभी साहब ने बेंत उठाया और सब भाग खड़े हुए। फिर शशिकला ने अपने अनाथ भाई का हाथ थामते हुए उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से लेकर आखिर तक सब कह सुनाया। जय गोपाल बाबू ने बीच बीच में रुकावट डालने की चेष्टा की, पर साहब ने गरज कर उसे जहां का तहां बिठा दिया।
चुप रहो तुम। और बेंत के संकेत से उसे चौकी से उठाकर सामने खड़ा होने का हुक्म दे दिया। जय गोपाल बाबू शशि को मन ही मन कोसता हुआ सामने खड़ा रहा। नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल चिपटकर मुंह बनाए चुपचाप खड़ा सुनता रहा। शशि की बात सुन लेने पर साहब ने जय गोपाल बाबू से कई प्रश्न पूछे और उनका उत्तर पाकर बहुत देर तक चुप रहकर शशि को संबोधित करके बोले, बेटी, यह मामला मेरी कचहरी में नहीं चल सकता, पर तुम बेफिक्र रहो। इस विषय में मुझे जो कुछ करना होगा अवश्य करूंगा। तुम इस अनाथ भाई को लेकर बेधड़क घर जा सकती हो। शशि ने कहा, साहब, जब तक इस अनाथ भाई को अपना मकान नहीं मिल सकता तब तक इसे घर लेकर जाने का साहस नहीं कर सकती। अब यदि आप इसे अपने पास नहीं रखते तो कोई भी इस अनाथ की रक्षा नहीं कर सकता। साहब ने पूछा, तुम कहां जाओगी? शशि ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मेरी कुछ फिक्र नहीं है। साहब मुस्कुराया और तावीज बंधे दुबले पतले गंभीर स्वभाव वाले काले रंग के उस दुखी अनाथ बालक को अपने पास रखने को तैयार हो गया। इसके उपरांत जब शशि विदा होने लगी तब बालक ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। साहब ने कहा, बेटा, तुम डरो मत, आओ आओ मेरे पास आओ। अवगुंठन के भीतर अश्रुओं से झरना बहाते और पहुंचते हुए अनाथ की दीदी ने कहा, मेरा राजा भैया है ना? जा 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 साहब के पास जा जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलेगी, जा जा। इतना कहकर उसने नीलमणि को उठाकर छाती से लगा लिया, माथे पर पीठ पर हाथ फेरकर किसी प्रकार उसके पतले हाथों से अपनी धोती का छोर छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने तुरंत ही बाएं हाथ से उस अनाथ बालक को रोक लिया और बालक दीदी दीदी चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर दूर से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर से उसे चुप रहने के लिए सांत्वना दी और अपने टूक टूक हुए हृदय को लेकर और भी तेजी से आगे निकल गई। फिर बहुत दिनों तक उस पुरानी हवेली में पति पत्नी का मिलन हुआ। सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा, लेकिन यह मिलन अधिक दिन तक न रह सका। कारण इसके कुछ ही दिनों के बाद एक दिन भोर होते ही गांव वालों ने सुना कि रात को जय गोपाल बाबू की स्त्री हैजे से मर गई और रात को ही उसका अंतिम संस्कार हो गया। विदा के समय शशि अपने अनाथ भाई को वचन दे आई थी कि उसकी दीदी उससे फिर मिलेगी। पता नहीं उस वचन को वो निभा सकी अथवा नहीं। अनाथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। वाचक स्वर अमरकांत दुबे। जी हाँ, कथा सुधा में अभी हम सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी अनाथ का तीसरा और अंतिम भाग। और चलिए अभी बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। सोच
निकल आएगा, देखेगा ना कोई गगन को, चांद को ही देखेंगे सारे, चांद जब निकल आएगा। फूल जो खिले ना तो कैसे, ओ फूल जो खिले ना तो कैसे, बाहों में आए बहार, ओ दीप ना जले तो सावरिया, कैसे मिटे अंधकार, रात देखो कितनी है काली, अभी चांद निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे, सोच के ये गगन झूमे। चांदनी से भी तुम हंसी हो, चांदनी से भी तुम हंसी हो, नजदीक आओ जरा, हो चांद के निकलने तलक तो तुम जगमगाओ जरा, रात देखो कितनी है काली, अभी चांद निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे, सोच के ये गगन। जी हाँ, ये इतने सुंदर से गीत के बाद अब अपने विषय पर लौटते हैं और सखी सहेली में आज काफी सारी बातें हमने कर ली हैं। क्यों चंचल जी? तो तुमने अब कहा ना सुंदर सा विषय, तो भाई सुंदर हाँ, बनने की ही बात तो करें। वही तो अब उस पर आ जाते हैं, उस बात पर कि सुंदरता से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां होती हैं जिन्हें जीवन में हमें अपनाना चाहिए। सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी जो सौंदर्य प्रसाधन हैं उनका हाँ। इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक्स जिन्हें हम कहते हैं, और सोशल मीडिया और टेलीविजन पे आए दिन हम ऐसे है ना लुभावने ऐसे विज्ञापन देखते हैं इन चीज़ों के, कई बार पत्र पत्रिकाओं में और अखबारों में भी होते हैं, और अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने की चाहत में या फिर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं होता और हम गलती कर बैठते हैं। गलती ये होती है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम चुन लेते हैं जो हमारी त्वचा के लिए सही नहीं होते हैं, सही नहीं होते। कई बार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम खरीद लेते हैं, लेकिन उनका जो हमारी स्किन, हमारी त्वचा का जो टोन है, जो त्वचा का हमारा टाइप है, मतलब प्रकार है, कोई त्वचा किसी की बहुत संवेदनशील होती है, किसी की बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं और ऐसे अवसर पर हम मॉडल्स या फिर किसी अभिनेत्री वगैरह को देख करके उनके जैसा, मतलब एक होता है ना दिमाग में, ये चीज लगाएंगे तो उनके जैसा लुक या उनके जैसा थोड़ा सा हम लगने लगेंगे, ऐसा करके हम ऐसे से चुन लेते हैं और गलत कभी कभी हेयर कलर लगा लेते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रसाधन खरीदने से पहले अपने इस त्वचा का जो तरीका है, जो टाइप है, या फिर अपने लुक्स को समझना बहुत जरूरी है, और ताकि जो है मेकअप करने के बाद हम थोड़ा अलग ना लगे, मतलब अलग दिखने की चाहत में इतने अलग ना लगे कि विचित्र लगने लगे। बिल्कुल सही बात है। किसी की नाक थोड़ी लंबी होती है, गोल होती है, अब गाल किसी के उभरे हुए होते हैं, कहीं किसी की जो ठोड़ी है वो बड़ी उभार लिए होती है, आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, भौहें लंबी हैं, आपका माथा उठा हुआ है। तो ये चीजें हैं कि, और फिर दूसरी बात कि आपकी त्वचा की रंगत कैसी है, बहुत गोरा रंग है, थोड़ा गेहुआ कलर है, संवलाया हुआ कलर है जी, तो आपके रंग पे सुंदरता निर्भर नहीं करती है, आपके नैन नक्श कैसे हैं, और फिर आप
कोई भी प्रसाधन अगर इस्तेमाल कर रही हैं वो कैसा किया है, इससे आपकी खूबसूरती निखर के आती है या फिर जो अगर आप पहले से ही सुंदर हैं तो वो दब जाती है? हाँ, दब जाती है। तो यही चीज है कि तो कई तरीके के प्रकार होते हैं और उसमें मुख्य रूप से 4 तरीके की हमारी जो त्वचा है उसके प्रकार माने गए हैं। तैलीय, सूखी, सामान्य और संवेदनशील, यानी कि सेंसिटिव स्किन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए अपनी त्वचा का जो तरीका है, जो टाइप है, उसको पहचानने के लिए किसी फेस वॉश से अपना चेहरा हम धोने का मतलब वो कर लेते हैं या फिर क्लींजर से साफ कर लें और उस पर अगले 1 घंटे तक अगर हम कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाते हैं उसके बाद देखना होता है कि खिंची खिंची सी लग रही है त्वचा या सूखी त्वचा है या उस पर कोई मतलब रिएक्शन टाइप का हुआ है। कभी कभी होता है क्या कि लाल से धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, नहीं हाँ, तो कुछ रैशेस हो जाते हैं, लाल चकत्ते रैश हो गए। कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो इन चीजों को देख करके उसके बाद फिर टिश्यू पेपर लेकर के जो उसको त्वचा को पोंछें चेहरे को, और अगर पेपर पर चिकनाहट है तो उससे समझ में आ जाएगा कि त्वचा तैलीय है, और यदि पेपर साफ है तो समझ लीजिए कि भाई आपकी त्वचा सामान्य त्वचा है और त्वचा पर कोई दाग धब्बे या रैशेस टाइप के आ गए तो ये मानना होगा कि भाई संवेदनशील है हमारी त्वचा। तो ये तुमने बहुत अच्छा बताया कि त्वचा किस तरह की है, इसको कैसे पहचाना जाए। इसी तरह से अगर अपनी त्वचा को जब आपने पहचान लिया, आपको फाउंडेशन चुनना है कि कौन सा फाउंडेशन आपकी त्वचा को बिल्कुल सूट करता है, तो इसे कैसे चेक करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने हाथ के जो ऊपर की त्वचा है वहां पर लगाकर इसे टेस्ट करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं होता। इसकी बजाय अगर सही शेड आपको चुनना है आपकी रंग के अनुसार तो नाक या फिर जॉ लाइन पर अप्लाई करके टेस्ट करें। जॉ लाइन यानी जो नाक से नीचे होठ के आसपास का जो गाल वाला हिस्सा होता है, इसे हम जॉ लाइन कहते हैं, थोड़ी सी लेके वहां तक जो पीछे तक जाता है। तो यहाँ पर लगाकर आप फाउंडेशन को टेस्ट करिए। अगर ये शेड त्वचा की रंगत से मैच कर रहा है तब तो ठीक है, ना बहुत ज़्यादा हल्का हो ना बहुत ज़्यादा गहरा हो। और अगर आपकी सूखी टाइप की त्वचा की है तो फिर फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा ही थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए ताकि बाद में खिंचाव या सूखापन ना लगे, उसे नमी आ जाएगी। और अगर सामान्य त्वचा है तो मैट फाउंडेशन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। अगर त्वचा तैलीय है तो फिर लिक्विड या फिर पाउडर बेस्ड जो सीरम बेस्ड फाउंडेशन आते हैं वो सही होता है लगाना। जी हाँ बिल्कुल। और ये बात आपने चंचल जी बहुत अच्छी बताई, क्योंकि इससे पहले पता है हम भी यही हाथ पर लगा करके फाउंडेशन का जो जिसको कहते हैं ना चेक करना कि हमारी स्किन टोन का है कि नहीं है, ये करते थे। तो आज जाके पता चला मतलब कि यहाँ लगाकर चेक करना चाहिए तो सही पता चलता है। और बहुत सारे जो सौंदर्य प्रसाधन के दुकानें होती हैं या जो बेचा करते हैं इनको, जो क्रय विक्रय का काम करते हैं, वो इस तरह से टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि हमने भी ये देखा है, वहां आपकी स्किन पर लगाकर उसे टेस्ट कर, क्योंकि टेस्टिंग के लिए जो उनके पास सामान होता है वो अलग होता है और बेचने के लिए जो सामान होता है वो अलग होता है। हाँ, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं और इसका ध्यान रखेंगे तभी सही फाउंडेशन हम चुन सकते हैं। इसी तरह से जो हाथ के ऊपर की त्वचा पर लगाकर देखते हैं वो लिपस्टिक को देखा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो लिपस्टिक का जो सही चुनाव है वो लिपस्टिक लगाना ज्यादातर मतलब हर लड़की हर महिला को पसंद है और उससे जो चेहरे का की रौनक है, रंगत है कहना चाहिए, बढ़ जाती है बहुत। लेकिन गलत शेड लगाने पर चेहरा आकर्षक लगने की जगह जो है वो थोड़ा सा डल सा दिखाई देने लगता है। तो इसलिए लिपस्टिक हमेशा अंडरटोन स्किन के हिसाब से चुननी चाहिए। हमारा स्किन टोन बदल सकता है लेकिन अंडरटोन स्किन हमेशा एक जैसी रहती है। तो अंडरटोन स्किन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना भी आए। अंडरटोन स्किन हमारी स्किन से थोड़ा सा अलग हो सकता है, यानी कि त्वचा का रंग अलग और अंडरटोन स्किन है वो अलग है। स्किन अंडरटोन की पहचान हमारी नसों की रंग से की जाती है। इसीलिए जब लिपस्टिक की जांच करते हैं तो इसे कलाई पर लगाया जाता है। अगर नसों का रंग हरे जैसा है तो समझना चाहिए कि स्किन वार्म अंडरटोन है। अगर नीली या पर्पल रंग की नसें नजर आती हैं तो ये स्किन अंडरटोन कूल है। और कुछ लोगों की नसें बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं, यानी कि वो नजर ही नहीं आती हैं, तो स्किन टोन आपका न्यूट्रल ही है। तो उसी के अनुसार कहते हैं कि जिनका वार्म अंडरटोन होता है, जो गहरे रंग होते हैं वो उन्हें लगाने चाहिए, और जिनका कूल है इन्हें उनको हल्के गुलाबी है लगाने चाहिए, मरून कलर है वो ये लगा सकते हैं। और जिनका न्यूट्रल है
तो न्यूट्रल टाइप के जो शेड आते हैं ना, जो हाँ। बहुत हल्के फुल्के से ही दिखते हैं, आपकी त्वचा की रंगत से मैच कर जाते हैं, बिल्कुल पता वो कम लगाने चलते हैं, बस एक अलग तरीके की चमक और होठों की थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए ना, हल्का सा रंगत बदल जाती है। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो हमारे हेयर कलर हैं जिनको हम मतलब यूज करते हैं, तो उनको भी चुनाव करते समय उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी अब तो हर उम्र के लड़के लड़कियां जो हैं वो हेयर कलर का इस्तेमाल करने लगे हैं, स्त्री पुरुष सभी लोग। तो बालों की सफेदी को छुपाने के अलावा बालों को थोड़ा सा नया लुक देने के लिए, जिसको कहते हैं ना, वो भी हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो बात है ना कि सभी उम्र के लोग इस्तेमाल करते हैं। सभी उम्र के जो उम्र दराज हो रहे हैं उन्हें कई बार लगता है कि भाई जो उम्र का बढ़ता हुआ रंग बालों पर नजर आ रहा है वो नजर ना आए, इसलिए वो लगाते हैं। और जो नई उम्र के नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो लगाते हैं ताकि वो फैशन के लिए नए नए रंग बालों पर नजर आए। तो इसीलिए, लेकिन इस चीज में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है और स्किन टोन के हिसाब से ही सही हेयर कलर का चुनाव जरूरी है। हेयर कलर के इस्तेमाल से पहले उसे भी जो है वो कलाई पर लगा के टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा जो कलर है उसका पेस्ट आप कलाई पर लगाएं, और उसमें यदि आपको जलन महसूस हो रही है या आपके त्वचा पर धब्बे या रैशेज आ रहे हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है और उसको फिर अवॉइड करें, उसे ना लगाएं। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं वो बहुत ही महंगे भी होते हैं, और कई सौंदर्य प्रसाधन ऐसे होते हैं जिनकी जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत कम होती है। तो सोच समझकर आप प्रसाधन खरीदिए। अगर आपके पास पहले से वो चीज़ है तो पहले उसे खत्म होने दें, फिर आप नया लें। और कई चीज़ें जो ऐसी होती है मेकअप की जिन्हें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो रेगुलर इस्तेमाल होती हैं उन्हें आप ज़्यादा खरीदें, क्योंकि फिर आपका पैसा वहाँ वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हमने बात करी थी ना, विज्ञापनों के लुभावने विज्ञापनों के उसमें आ जाते हैं असर में ना, और बिना शेल्फ लाइफ देखे हुए वो खरीद लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो नुकसान होता है। अक्सर तब होता है जब हम सोशल मीडिया पर साइट पर हैं और वहाँ ऐसे विज्ञापन बहुत हमें बार बार फ्लैश होते रहते हैं और हमें लगता है कि ऑफर है, चलो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये गलती आप ना करें। फिलहाल हम ये गलती नहीं करते हैं कि हम बहुत ज्यादा बोल चुके, एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। हो सैया मन में करो न पिया इतना विचार, मीठी मीठी लागे प्यार में तकरार। मन में करो न पिया इतना विचार, मीठी मीठी लागे प्यार में तकरार। तुम रूठो पिया रूठो, चाहे रूठो हजारों बार, मनाऊं दिलदार, क्यों नजरें मोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। होए सैया आज नहीं माने तो, आज नहीं माने तो मैं जरा ना डरूंगी, जहर पीऊंगी, खड़ी खड़ी ही मरूंगी। तुमने हमसे पिया हमसे काहे हमसे मिलाए नैन, चुराया मेरा चैन, करे जुबानी तोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़। हाल छोड़ के जाने की बारी अब हमारी भी है। कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा। इजाजत लेते हैं अपने सुनने वालों से। चंचल वर्मा और स्वप्निल का नमस्कार।
है।